तो गाइस जैसा कि हमने अभी तक देखा कि लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करके एस के एग्जीक्यूशन को रोक देता है और सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और यहाँ के सभी एडमिरल्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या ये सच में हो रहा है? क्या इसमें इतनी ज्यादा ताकत है? सेनगोकू और व्हाइट बियर्ड भी ये देखकर चौंक जाते हैं। इस बच्चे में सच में दम है। ये था क्या? और कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि अब ये हुआ क्या। इवांकोव पीछे से आता है। अरे लूफी, ये कौन सी ताकत थी? हाँ, कौन सी ताकत? हाँ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और कुछ पायरेट्स कहते हैं कि इसने व्हाइट बियर्ड और शैंक्स की तरह हाकी का यूज किया है। कॉन्करर हाकी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है जो कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। हम अकाइनो को देखते हैं जो कि कहता है, तुम ड्रैगन के बेटे हो ना? लगता है मुझे तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा। और तभी बहुत सारे एलीट सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये कोई आम पायरेट नहीं है, इसने कॉन्करर हाकी का यूज किया है। हमें इसे यहीं पर मारना होगा। हम लोग इसे बचकर जाने नहीं दे सकते। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड अपने हाथ से एक घूंसा मारता है। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, पर इतने सारे सोल्जर्स मिलकर एक बच्चे को मारने के लिए जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। और हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड की बॉडी से खून निकल रहा होता है, पर इसके बाद भी व्हाइट बियर्ड नहीं रुकता है। और यहाँ के सभी एलीट सोल्जर्स कहते हैं कि हमें सबसे पहले व्हाइट बियर्ड को मारना होगा। पर तभी व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर्स भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी, हमारे पास यही मौका है, हमें इसको बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये दोनों इसको बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड और इसके सभी एलीट सोल्जर्स नेवी ऑफिसर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे सभी पायरेट्स, मेरे सभी बच्चे, एस के भाई स्ट्रॉ हेड लूफी को सभी लोग उससे बैकअप दो। उससे एस के पास जाने के लिए मदद करो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सुनने के बाद किजारू चिल्लाकर कहता है, अरे स्ट्रॉ हेड लूफी अकेला है, उस पर हमला करो जल्दी। दो वाइस एडमिरल लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी व्हाइट बियर्ड के डिविजनल कमांडर्स यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेते हैं और लूफी को चारों तरफ से घेर कर इसकी रक्षा कर रहे हैं और लूफी के लिए रास्ता बनाते हैं। एस के छोटे भाई मंकी डी लूफी, हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम तुम्हें बैकअप देंगे। अब तुम्हें एस को बचाना ही होगा। और सभी लोग एक साथ लड़ रहे हैं और साथ में लूफी को बैकअप भी दे रहे हैं। यहाँ पर हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं जो कि कहता है, मंकी डी लूफी, हाँ, तुम्हारे नाम के बीच में जुटी है। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं अपनी पूरी उम्मीद है तुम पर लगाता हूँ बच्चे। ड्रैकुला मीहॉक लूफी के पीछे पड़ जाता है। इवांकोव इस पर अपनी सोर्ड स्लैश का यूज करके हमला करता है। पर तभी मिस्टर वन इस हमले को रोक देता है और लूफी को बचा लेता है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे बॉस ने कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर तभी मीहॉक मिस्टर वन को एक ही बारी में खत्म कर देता है और फिर से लूफी के पीछे पड़ जाता है इसे मारने के लिए। लेकिन तभी क्रोकोडाइल मीहॉक के सामने आकर इसे बचा लेता है। ये दोनों नीचे आते हैं। क्रोकोडाइल, तो मुझे क्यों बचा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्रोकोडाइल, तुम उस बच्चे की मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, यहाँ पर हम हैनकॉक को देखते हैं जो कि कहती है कि लूफी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी कुछ पैसिफिस्तास यहाँ पर आ जाते हैं और लूफी पर हमला करने ही वाले होते हैं। पर तभी बोआ हैनकॉक इन पैसिफिस्तास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तभी सेंटामारो यहाँ पर आकर बोआ हैनकॉक पर हमला कर देता है। पर हैनकॉक यहाँ से हट जाती है। तुम लूफी की मदद क्यों कर रही हो? तुम तो एक वॉरलॉर्ड हो ना, तुम सरकार के साथ हो। तुम एक भैंसे हो, भैंसे, समझ गए ना? मैंने तुम्हारे जैसा मोटा आदमी आज तक कभी नहीं देखा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं लूफी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, समझ गए ना? और मैं तुम्हें लूफी को छूने भी नहीं दूंगी। और यहाँ पर लूफी दौड़ते हुए इसके बहुत ज्यादा पास आ चुका है और सभी लोग लूफी के लिए रास्ता तैयार कर देते हैं। यहाँ पर व्हाइट बियर्ड बिल्कुल अकेला है और बहुत सारे एलीट सोल्जर्स इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर व्हाइट बियर्ड एक ही हमले से बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है और तभी कुछ पीछे से इस पर हमला करते हैं। पर तभी जिम्बे यहाँ पर आकर व्हाइट बियर्ड को बचा लेता है और फिशमैन कराटे का यूज करके इन्हें ठिकाने लगा देता है। चिंपे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ? तुम्हें लूफी को सपोर्ट करना था। मैं व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, यहाँ पर लूफी सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा है और तभी इवानकोव के बालों के अंदर से इनाजुमा बाहर निकलता है। क्या है भाई ये इसके बालों में क्या कर रहा है? इनाजुमा आगे बढ़ता है और रास्ते को काटना शुरू कर देता है और काट कर एक बहुत बड़ा ब्रिज जैसा कुछ तैयार कर देता है जो कि एस के पास पहुंचने का एक शॉर्टकट है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जल्दी उसे रोको, उस लूफी पर शूट करो, उस पर तोपों से हमला कर दो। और ये लोग तोपों का यूज करके लूफी पर हमला करते हैं पर लूफी इससे बच जाता है और व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर्स यहाँ पर आ चुके हैं लूफी को बचाने के लिए। जा मुंडे, आपने पुरानू बचाला, असि तेरे नाड़ा। और पायरेट्स नेवी का डिफेंस तोड़कर लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लूफी उस ब्रिज पर चढ़ना शुरू कर देता है जो कि इनाजुमा ने अभी बनाया है। इनाजुमा, तुम्हारा शुक्रिया। और कोई भी लूफी को नहीं रोक पाता है। किजारू ये सब कुछ देख रहा है। अरे स्ट्रॉ हेड लूफी, तुम इतनी ऊपर पहुंच गए। हाँ, अरे बबुआ, तुम तो बहुत ही तेज हो। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी दूर आ पाओगे। व्हाइट बियर्ड तुम्हें एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर रहा है, एक सीक्रेट वेपन। हाँ, वो अपना पूरा विश्वास तुम पर लगा रहा है। और बबुआ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और किजारू लूफी को रोकने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है पर इससे पहले कि किजारू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर पाता, व्हाइट बियर्ड यहाँ पर आ जाता है और इस पर हमला करता है। किजारू, यहीं पर रुक जाओ, उस बच्चे को छोड़ दो। और किजारू आगे नहीं बढ़ता है और यहीं पर रुक जाता है। एस की नजर लूफी पर जाती है जो कि ब्रिज के जरिए इसके पास पहुंच रहा है। एस, मैं आ गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी लूफी और एस के सामने कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि मंकी डी गार्प है। गार्प को देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। दद्दू, सामने से हट जाओ। पर गार्प गुस्से से पागल हो जाता है। मैं एक नेवी का सोल्जर हूँ, एक वाइस एडमिरल हूँ। लूफी, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैं नेवी के साथ काम कर रहा हूँ। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। इसको बचाने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। ये सुनकर लूफी को शौक लग जाता है कि अब इसे अपने ग्रैंडफादर को मारना होगा एस की जान बचाने के लिए। मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हम कोबी और हेलमेपो को देखते हैं।
को भी बेहोश होता है और थोड़ी देर बाद जाग जाता है। लूफी कहाँ पर है? वो सामने है, वो देखो ऊपर। और सामने कार्प लूफी का रास्ता रोककर खड़ा हुआ है। इसके बाद कोबी सोचता है कि लूफी कार्प को पार कर पाएगा या फिर नहीं। सभी लोग इसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। दूसरे साइड में हम बहुत सारे एलीट सोल्जर्स को भी देखते हैं। अरे वो देखो, लूफी के साथ भी कोई नहीं है, हम उसे शूट करके नीचे गिरा सकते हैं। और सभी लोग इस पर शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी बोआ हैनकॉक लूफी को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और स्लेव एरो का यूज करके इन सभी को पत्थर का बना देती है। तभी एक और सोल्जर यहाँ पर आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम किसकी साइड में हो? मंकी डी लूफी की साइड में हो या फिर नेवी की? ऑफ कोर्स मैं लूफी की साइड हूँ। मैं तुम्हारी साइड क्यों लूंगी? हाँ, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे? हाँ, हम उसे शूट करके नीचे गिराने वाले थे। क्या तुम्हें पता है अगर मंकी डी कार्प उससे वो बुलेट लग जाती तो क्या होता? क्या तुम्हें मालूम है कि वो कौन है? वो मेरे ग्रैंडपा हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बोआ हैनकॉक का ग्रैंडपा मंकी डी कार्प, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं लूफी से शादी कर लूंगी तो लूफी का ग्रैंडपा मेरा भी ग्रैंडपा हो जाएगा ना? और अपने मन में ही खुश होने लगती है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी को ग्रैंडपा कार्प जंगल के अंदर लेकर आ जाते थे फाइटिंग सिखाने के लिए मंकीज के साथ। तुम नेवी के एक सोल्जर बनोगे लूफी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे वीडियो गेम्स खेलनी है। जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा पिटाई पड़ती थी और ऐसे ही बहुत दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद ग्रैंडपा मैं पायरेट नहीं बनना चाहता। शाबाश बच्चे मेरे, तो तुम्हारे दिमाग में घुस गया। हाँ, तुम एक पायरेट नहीं बनना चाहते। शाबाश। मैं कोई नॉर्मल पायरेट नहीं बनना चाहता, मैं बनूंगा किंग ऑफ पायरेट्स, सभी पायरेट्स का राजा। ये सुनकर कार्प को गुस्सा आ जाता है। ताले मर जाएगा तू, चला जा यहाँ से। मैं जीते जी तुझे कभी भी पायरेट नहीं बनने दे सकता। और लूफी को बेहोश करके अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। लूफी, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नेवी के सोल्जर बनो। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ उससे शांक्स ने ही बताया है। लगता है मुझे उससे भी ठिकाने लगाना होगा। और कार्प को लूफी की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। इसे बहुत मारता भी है और बहुत प्यार भी करता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। मैंने तुम दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा समझाया कि ऐसा मत करो, पायरेट्स मत बनो, पर तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें एज को बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा लूफी। आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं मार सकता। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो एज आज मर कर ही रहेगा। ये सुनकर लूफी को समझ में आ जाता है कि अब इसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, इसे कार्प के साथ लड़ना ही होगा। और कार्प ब्रिज को तोड़ना शुरू कर देता है और लूफी सेकंड गियर का यूज करता है और पूरी तेजी से कार्प की तरफ आगे बढ़ता है। कार्प एक पंच करता है लूफी को और कार्प का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये पंच लूफी को लग जाता है तो लूफी खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद कार्प को याद आता है लूफी और एस के बारे में, बचपन में इनके साथ कैसे खेला करता था। ये सोचने के बाद कार्प को बहुत बुरा महसूस होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और लूफी आसानी से कार्प के पंच को डॉच करता है और कार्प को बहुत ही तगड़ा अपर कट मार देता है। कार्प के मुंह से खून निकलने लगता है और ऊपर से सीधा नीचे आकर गिर जाता है। और लूफी उस टूटते हुए ब्रिज से कूदकर एस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं। मैंने कहा था ना, ये बच्चा बहुत ज्यादा बहादुर है। हाँ, सही कह रहे हो, ये बच्चा बहुत ज्यादा ही बहादुर निकला। इसके बाद व्हाइट बियर्ड किजारू पर हमला कर देता है और किजारू भी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देता है। लगता है तुम खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही करते रहे तो तुम मर जाओगे व्हाइट बियर्ड। लूफी टूटे हुए स्लैब्स के ऊपर कूदकर एस के पास पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एस आखिरकार में पहुंच गया। एस को देखने के बाद सभी पायरेट्स खुश हो जाते हैं। सेनगोकू भी इसके पास में ही खड़ा होता है और उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। लूफी, एस तुम चिंता मत करो, मेरे पास चाबी है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। और तभी सेनगोकू ट्रांसफॉर्म करता है और एक बहुत बड़े जायंट बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी कि पूरा मरीन फोर्ट कांपने लगता है और सेनगोकू इनके ऊपर एक पंच मारता है। मंकी डी लूफी, तुम भी एक क्रिमिनल हो। तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें को चलूंगा। लूफी उस चाबी का यूज करके एस की हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करता है पर दूर से किजारू एक लेजर शॉट करता है और वो चाबी ही तोड़ देता है। अरे अब मैं क्या करूँ, ये चाबी तो टूट गई। लूफी नोटिस करता है कि उसके साइड में जो एग्जीक्यूटर है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर 3 होता है। अरे मिस्टर 3, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जो भी है अच्छा ही हुआ। एस को एक वैक्स बॉल बनाकर प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं सेनगोकू को देखता हूँ। लूफी थर्ड गियर का यूज करके खुद को बहुत ज्यादा फुला लेता है गम बैलून का यूज करके और सेनगोकू के पंच की शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर इसके बाद भी सेनगोकू का पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लूफी के मुंह से खून निकलने लगता है और ये पूरा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ही टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और थर्ड गियर यूज करने की साइड इफेक्ट की वजह से लूफी का साइज भी बहुत छोटा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर 3 अपनी वैक्स का यूज करके एक चाबी तैयार कर लेता है। ये ले लूफी, चाबी की एक कॉपी, जाओ अपने भाई को बचा लो। ठीक है। और नीचे जितने भी एलीट सोल्जर्स हैं सभी लोग इन तीनों की तरफ एम करते हैं और तगड़े तरीके से चारों तरफ से कैनन्स फायर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मरीन फोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सभी को लगता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। हमने लूफी के साथ साथ इसको भी खत्म कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवानों। जिम्बे और सभी पायरेट्स को यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। वो सभी लोग मर चुके होंगे क्योंकि इतने बड़े धमाके से कोई भी नहीं बच सकता है। और तभी किसी का हैंड कफ नीचे गिरता है। एस का हैंड कफ नीचे गिर जाता है और इस स्मोक के अंदर से एक बहुत बड़ा फायर टनल बन जाता है और इस टनल के अंदर 3 बंदे हैं, लूफी, एस और मिस्टर 3। ये लोग बिल्कुल सही सलामत है और एस की डेविल फ्रूट की ताकत इसके पास वापस आ चुकी है। लूफी, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनोगे ना? तुम बहुत जिद्दी हो। और एस को बचाने की वजह से लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस टनल की वजह से एस सभी को बचा लेता है। ये देखकर सभी पायरेट्स, जिम्बे, व्हाइट बियर्ड, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश
खुश हो जाते हैं। शुक्र है इस बच्चे ने इसको बचा लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि लूफी कुछ कर पाएगा। अरे वो तो एम्पल टाउन से फाइट करते हुए आ रहा है, तुम्हें क्या मालूम? हाँ, उसने सच में अपने भाई को बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है लूफी। अब इसके बाद एस अपनी फायर पावर का यूज करता है। एस की एबिलिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी पूरी बॉडी में आग लगा देता है और अपने चारों तरफ आग का एक टॉर्नेडो जैसा कुछ तैयार करता है और इसका यूज करके सभी पर हमला करता है। आसपास के जितने भी एलीट सोल्जर्स होते हैं उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है, उन सभी को जला देता है। आसपास का पूरा एरिया साफ हो जाता है। लूफी, तूने मुझे बचाया। सच में मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे बचा सकोगे। तुम्हारा शुक्रिया लूफी। मैं ये अकेले नहीं कर सकता था, मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की है। इस व्हाइट बियर्ड, जिम्बे, मिस्टर 3 इन सभी ने मेरी हेल्प की और बहुत सारे सैनिक चारों तरफ से इन्हें फिर से घेर लेते हैं। लूफी, क्या तुम लड़ सकते हो? ये तो मैं पूरा दिन कर सकता हूँ और ये सभी लोग इन पर गोलियों से हमला करते हैं। लूफी के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और गुलेल की तरह सारी बुलेट्स को इनके पास वापस भेज देता है। और एस की बॉडी भी लूगिया टाइप का एक डेविल फ्रूट खाने की वजह से इसकी बॉडी गोलियों से इम्यून हो चुकी है और गोलियों जैसी चीजों का एस की बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद लूफी पर कुछ लोग तलवार से हमला करने वाले थे पर तभी एस लूफी को बचा लेता है। अरे अरे अरे, अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो ना, मेरे भाई को छोड़ दो। ये कहने के बाद एस अपना सिग्नेचर मूव फायर फिस्ट का यूज करके इन पर हमला करता है और ये फिस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सामने के सभी एलीट सोल्जर्स बुरी तरह से झुलस जाते हैं और लूफी भी सेकंड गियर का यूज करके एस के साथ मिलकर फाइट करता है। लूफी, हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। एस अपने हाथ से बहुत सारी फायर फ्लाइज को छोड़ता है और बहुत सारे सैनिकों को एक ही बार में लपेटे में ले लेता है और लूफी भी अपनी गम जेटलिंग का यूज करके आसपास के सोल्जर्स को मारता रहता है। लूफी, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। नहीं एस, अभी नहीं, मैं एक दिन तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा, देख लेना। लूफी और एस यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी आओकी जिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लूफी, तुम साइड हट जाओ, मुझे ऐसे संभालने दो। लूफी पीछे हट जाता है और आओकी जी कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? हाँ, तुम लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैं आज तुम दोनों को मार दूंगा। आओकी जी आइस बर्ड का यूज करके एस पर हमला करता है और एस फायर मिरर का यूज करके इस पर हमला करता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, फायर और आइस। एस एक एडमिरल के साथ फाइट कर रहा है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एस कितना ज्यादा ताकतवर है। एस आओकी जी की बर्फ को आसानी से पिघला देता है। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और तभी ये देखकर कुछ सोल्जर्स यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी अकाइनो इनके सामने आ जाता है। उम्मीद मत छोड़ो, हमें इसे रोकना ही होगा। तभी एक बहुत बड़ी शिप बे को काटते हुए जमीन पर उतर जाती है और मरीन फूड के बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं और इस शिप के ऊपर स्क्वाड है। ये देखकर सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा इस शिप के ऊपर कर क्या रहा है। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, मेरी बात सुनो। सभी लोग इसको लेकर भाग जाओ, मैं इन सभी को रोक कर रखूंगा। इन सभी के साथ मैं इस वॉर को खत्म कर दूंगा। अरे ये स्क्वाड पागल हो चुका है क्या? अरे मर जाएगा, तो इन सभी को कभी नहीं हरा सकता स्क्वाड। मुझे ये करना होगा, मैंने पॉप्स पर हमला किया था, मुझे इतना तो करना ही होगा। मार्को ये दिखता है, ये बंदा सच में बेवकूफ है। इसने पॉप्स पर हमला किया था, इसलिए अपनी जान देकर सब कुछ हिसाब बराबर करना चाहता है। जल्दी करो, मेरे हैंडकफ को खोलने की कोशिश करो, मैं अपनी ताकतों का यूज नहीं कर पा रहा। और तभी कोई अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्क्वाड की शिप को रोक देता है। ये क्या हम किसी चीज से टकरा गए? यहाँ और ये काम व्हाइट बियर्ड का होता है। व्हाइट बियर्ड ने अपने एक हाथ का यूज करके इतनी बड़ी शिप को रोक दिया है। व्हाइट बियर्ड इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या बात है। व्हाइट बियर्ड स्क्वाड की तरफ देखता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सच में लगता है कि तुम्हारे मरने से मुझे खुशी होगी। हाँ, अब से मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगे, समझ गए ना? इसके बाद व्हाइट बियर्ड पीछे घूमता है और सभी को चिल्लाकर कहता है, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कैप्टन, मेरा लास्ट ऑर्डर है। सर, ये लास्ट ऑर्डर क्यों है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? पॉप्स, क्या आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? मेरी बात सुनो सभी लोग, मेरा ऑर्डर ये है, तुम सभी को सही सलामत यहाँ से निकलना होगा। अब तुम और मैं अलग अलग रास्तों पर चलेंगे, तुम सभी लोग न्यू वर्ल्ड में सही सलामत पहुँच जाओ। तुम में से कोई नहीं मरेगा, यही है मेरा लास्ट ऑर्डर। व्हाइट बियर्ड अपनी ताकत का यूज करता है और पूरे आइलैंड को ही तोड़ फोड़ देता है। नेवी की हालत खराब हो जाती है। अरे कोई ऐसा रखो, ये पूरी मरीन फोर्ट के साथ साथ इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगा। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और व्हाइट बियर्ड के कमांडर्स रो रहे होते हैं। नहीं कैप्टन, हम आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। पॉप्स नहीं, प्लीज हमारे साथ चलिए। तुम अपने कैप्टन की बात नहीं मान रहे? हाँ, और तुम खुद को मेरे पायरेट्स कहते हो। ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, जाओ यहाँ से, शिप को लेकर समुद्र में चले जाओ। पॉप्स, आपको यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारे कैप्टन का ऑर्डर है, हमें इससे मानना होगा, हमें जाना होगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं। व्हाइट बियर्ड खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे लिए ताकि हम लोग यहाँ से भाग पाए, पर अगर आप यहाँ पर रहे तो पॉप्स का सेक्रीफाइस जाया हो जाएगा, हमें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पर हम एस को देखते हैं और एस व्हाइट बियर्ड की तरफ देख रहा होता है। पीछे से लूफी एस को चिल्लाकर कहता है कि व्हाइट बियर्ड ने अपना मन बना लिया है और तुम उसका मन नहीं चेंज कर पाओगे। पर एस फिर भी व्हाइट बियर्ड को ही देखता रहता है। मार्को भी व्हाइट बियर्ड को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। नेवी के सोल्जर्स व्हाइट बियर्ड पर हमला करते हैं। जल्दी करो और इसे मार दो। व्हाइट बियर्ड दोबारा से अपने स्फीयर से हमला करता है और सभी लोगों को एक ही बारी में उड़ा देता है। तुम सभी गए नहीं, जल्दी जाओ। हम सेनगोकू को देखते हैं। व्हाइट बियर्ड, तुम मरीन फोर्ट के साथ पूरे आइलैंड को डुबाना चाहते हो, हाँ? और उसके बाद खुद को भी मार दोगे। हम गार को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि व्हाइट बियर्ड खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है और खुद की मौत के साथ इस एरा को चेंज करना चाहता है। ये एक परफेक्ट जगह है इस एरा को चेंज करने के लिए। यहाँ पर साबॉडी में किसी भी स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सारी स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुकी हैं। तभी एक स्क्रीन में रोशनी आती है और स्क्रीन के ऊपर अपना बगी होता है। अबे साले, तू फिर आ गया? अरे सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा नाम है बगी और मैं एक लेजेंडरी पायरेट हूँ। पीछे इतनी खतरनाक
खतरनाक वॉर चल रही है, पर आग लगी बस्ती में हमारा बगी है मस्ती में। यहाँ पर जिम्बे चिल्लाकर लूफी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे पास आओ। और यहाँ पर लूफी एस से कहता है एस भैया, व्हाइट बीयर्ड ने अपना मन बना लिया है, वो यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ मुझे पता है लूफी। व्हाइट बीयर्ड के चारों तरफ से बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स इस पर हमला करते हैं और एस अपने फायर अटैक का यूज करके इन पर हमला करता है। एस घुटनों के बल आ जाता है। व्हाइट बीयर्ड पीछे को घूमता है। अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है, बिना बात किए ही हम एक दूसरे के जज्बातों को समझ सकते हैं। एस बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, पर एक बात बताओ एस, मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम मुझे अपने पिता के रूप में देखना चाहते हो ना? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ये सुनकर एस बहुत ज्यादा रो जाता है। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पॉप्स। ये सुनकर व्हाइट बीयर्ड बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है और एस फूट फूट कर रो रहा होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि आज के बाद ये लोग एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। पर एस, लूफी, जिम्बे सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अकाइनो भी अपने नेवी सोल्जर्स से कहता है कि सब कुछ मुझे संभालने दो और सामने की तरफ आकर चिल्लाकर कहता है ये देखो व्हाइट बीयर्ड के पायरेट्स कितने ज्यादा कायर हैं, बहुत बड़े लूजर हैं। एस को रेस्क्यू करके दुम दबाकर यहाँ से भाग रहे हैं, सबके सब चोर हैं। ये सुनकर कुछ व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही ये लोग अकाइनो पर हमला करने के लिए रुकते हैं, अकाइनो अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इन्हें मार देता है और सभी लोग कहते हैं कि रुको मत, ये हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके साथ रुककर फाइट करे और हमें मार सके। और वापस ये लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, पर अकाइनो इन सबको टॉन्ट करता रहता है और आखिर में अकाइनो कहता है इस ओल्ड एरा का सबसे बड़ा लूजर है तुम्हारा बाप व्हाइट बीयर्ड। व्हाइट बीयर्ड एक चोर है। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ग्रैंड लाइन में उन्होंने अपना नाम बनाया, पायरेट किंग का खिताब जीत लिया। पर व्हाइट बीयर्ड ने क्या किया? व्हाइट बीयर्ड एक लूजर था, पता नहीं न्यू वर्ल्ड के किस कोने में अपनी क्रू के साथ छुपा हुआ था। ये तो गोल्डी रॉजर का मुकाबला भी नहीं कर पाता और अगर लड़ता तो हार जाता। एस रुको मत, ये इसकी एक चाल है। एस धीरे धीरे चलते हुए अकाइनो के सामने आता है। तुमने जो भी कहा उन सारी चीजों को वापस लो। मैंने जो कहा वो सच कहा। अकाइनो को पता है कि एस गोल्डी रॉजर को बहुत ज्यादा नफरत करता है और व्हाइट बीयर्ड को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इसलिए जानबूझकर गोल्डी रॉजर की बुराई करने लगता है एस को भड़काने के लिए। व्हाइट बीयर्ड और उसके सारे पायरेट्स लूजर हैं। ये सुनकर एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अकाइनो के ऊपर हमला कर देता है और अकाइनो भी अपनी लावा की ताकत का यूज करके एस पर हमला करता है। पर अकाइनो की लावा एस की लावा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और एस पीछे जाकर गिरता है। तुम अमर नहीं हो एस, मेरी लावा इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये तुम्हारी आग को भी जला सकती है। तुम भी एक बहुत बड़े लूजर हो और मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे पायरेट्स को मार दूंगा। तुम्हारा पिता व्हाइट बीयर्ड भी यहीं पर मरेगा। हम लूफी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से नीचे गिर जाता है। इसके हाथ में जो एस का विवर कार्ड था वो भी नीचे गिर जाता है। अरे मेरा विवर कार्ड गिर गया और लूफी उसे उठाने की कोशिश करता है। तो अब मैं सबसे पहले किसे मारूं? ओटेगस जीएस जिसके रगों में गोल्डी रॉजर का खून दौड़ रहा है, या फिर मंकी डी लूफी को जिसकी बॉडी में मंकी डी ड्रैगन का खून दौड़ रहा है। तुम दोनों का ही खून बहुत गंदा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे भाई को सबसे पहले मारना चाहिए। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और एस को इग्नोर करके अकाइनो लूफी के सामने चला जाता है और अकाइनो लूफी को मारने के लिए एक पंच तैयार कर लेता है। और अभी लूफी नीचे अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और लड़ नहीं सकता, ठीक से खड़ा तक नहीं हो सकता है। लूफी! लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ही सेकंड में एस लूफी के सामने आ जाता है। एस लूफी की रक्षा करता है और ये पंच एस को लग जाता है। अकाइनो अपना पंच एस के सीने के आर पार कर देता है और गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। अकाइनो का एक घूसा एस को मार देता है और एस लूफी को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एस के मुंह से खून निकलने लगता है और लूफी को समझ में ही नहीं आता है कि अभी ये हुआ क्या, और आसपास के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। गार्प को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। निकम्मा है भाई, ये किसी काम का नहीं है गार्प। अकाइनो अपने हाथ को एस की बॉडी से बाहर निकालता है और एस के सीने में आग लग जाती है। लूफी एस को पकड़ता है और व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स अकाइनो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एस की मौत ऐसे होगी। सारे व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स अकाइनो पर हमला कर देते हैं पर अकाइनो को खरोंच तक नहीं आती है। अकाइनो की आधी बॉडी उड़ जाती है पर धीरे धीरे अपनी रीजनरेशन पावर का यूज करके खुद को रिकवर कर लेता है और वापस से एस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम अभी तक मरे नहीं क्या? कोई बात नहीं, इस हमले से तुम्हारी मौत पक्की है। अकाइनो एक और बार एस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं ऐसा मत करो। व्हाइट बीयर्ड पीछे घूमता है और देखता है कि एक ही सेकंड में इतना कुछ हो चुका है और अकाइनो को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर व्हाइट बीयर्ड की साइड में किजारू खड़ा होता है और किजारू की लेजर बीम व्हाइट बीयर्ड के हाथ के आर पार हो जाती है। अरे बबुआ, मैं तुम्हें उन दोनों की फाइट के बीच में नहीं जाने दूंगा, अभी तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। और यहाँ पर जिम्बे एस और लूफी के सामने आ जाता है और अकाइनो के पंच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिम्बे मेरे सामने से हट जा, वैसे भी तूने ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा अकाइनो। यहाँ पर गार्प अपना आप खो देता है और अकाइनो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी सेनगोकू पीछे से आकर गार्प का सर पकड़ के इसे जमीन में धंसा देता है। गार्प, क्या तू पागल हो चुका है? हाँ, गार्प अपना सर ऊपर उठाता है। सेनगोकू, मुझे पकड़ के रखो, तो ये मुझे पकड़ के रख सकता है दोस्त। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो इस अकाइनो को मैं मार दूंगा। और यहाँ पर फ्लावर विस्ता और मार्को जिम्बे को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करके पूरा दम लगा के अकाइनो पर हमला करते हैं। पर मुझे मार कर तुम अब क्या करोगे? तुम्हारा दोस्त एस ऑलरेडी मर चुका है। सभी लोग एस की तरफ देखते हैं। लूफी ने इसको पकड़ा हुआ है। एस भैया, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ कर देना लूफी, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ
बच गया, पर उसके बाद भी मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरी वजह से कितने लोगों की जान गई। लगता है मैं मर चुका हूँ। क्या कह रहे हो? ऐसे मत बोलो। एस भैया, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एस भैया, आपको कुछ नहीं होगा। इवांकोव, यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? जल्दी यहाँ पर आओ। और तभी एक डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है। जल्दी इसकी मरहम पट्टी कराओ। ये डॉक्टर पीछे की तरफ जाता है। एक सेकंड रुको, मुझे घाव को देखने दो। जैसे ही लूफी हाथ हटाता है और ये डॉक्टर इसका घाव देखता है तो डॉक्टर भी बुरी तरह से उदास हो जाता है। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम्हें इसको बचाना होगा। उसे डांटने की जरूरत नहीं है लूफी, वो जानता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जल चुके हैं छोटे भाई। मेरी लाइफ फोर्स खत्म हो रही है। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा छोटे भाई। बकवास करना बंद करो एस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इवांकोव, प्लीज इसकी जान बचा लो। तुमने मेरे अंदर हार्मोन्स डाले थे ना, प्लीज उन हार्मोन्स को एस की बॉडी में इंजेक्ट कर दो। कुछ तो करो प्लीज, एस को बचा लो। मुझे पता है एस बच जाएगा, तुम चिंता मत करो एस, तुम बच जाओगे। पर इवांकोव कुछ नहीं कर सकता है। नहीं लूफी मेरे बच्चे है, एस मर रहा है, हम उसे नहीं बचा सकते हैं। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। एस भैया, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप कभी नहीं मरोगे, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। पर एस कुछ नहीं कह पाता है और इसकी आंखों से रोशनी जाने लगती है और एस अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब एस बहुत ज्यादा छोटा था तो घर घर जाकर एस गोल्डी रॉजर के बारे में जानने की कोशिश करता था। अरे ये गोल्डी रॉजर बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसके बच्चे को भी जान से मार देना चाहिए। अगर उसका बच्चा मेरे हाथ लग गया ना, उसको जिंदा जला दूंगा। और ऐसी ही बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद एस समुद्र के किनारे बैठा होता है। तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है, मैंने सुना कि तुमने फिर से मारपीट की शहर में एस। हाँ, मारपीट? अगर मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं उन सभी को मार ही डालता। तुम हर जगह ऐसे ही करते हो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और एस अपने मन में सोचता है कि क्या इसे पैदा भी होना चाहिए था क्या इसके जैसा एक इंसान पैदा होना भी डिजर्व करता है जिसकी बॉडी में एक क्रिमिनल का खून दौड़ रहा हो। मैंने जीने की आशा बहुत पहले ही खो दी थी, पर तुम और साबो जैसा भाई मेरे साथ था लूफी, इसलिए मैं इतने दिनों तक जिंदा रह पाया। हाँ, और लूफी, अगर फ्यूचर में तुम कभी दादान से मिलते हो तो प्लीज उसे कहना कि मैंने उसे हेलो कहा था। ये कितना फनी है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मरने से पहले दादान जैसी एक औरत को हेलो कह रहा हूँ। मैं उसे मिस करूंगा। एस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम नहीं मर सकते लूफी। मैं मरने वाला हूँ भाई, पर मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सपने को देखना चाहता था, पर मुझे पता है तुम एक दिन पायरेट किंग जरूर बनोगे छोटे भाई। तुम ये कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो। और लूफी, क्या तुम्हें याद है जब हम बहुत ज्यादा छोटे होते थे तो तुमने मुझे एक दिन एक प्रॉमिस किया था। मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक दिन समुद्र में जाना होगा और हमें बिना किसी रिग्रेट के जीना चाहिए। हमारे हाथों में कोई बेड़ियां नहीं होनी चाहिए। पर क्या तुम्हें पता है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि मुझे फेम नहीं चाहिए था। मुझे बस एक चीज का आंसर चाहिए था कि क्या मैं पैदा होना डिजर्व करता था या नहीं। और मुझे इसका आंसर मिल चुका है। व्हाइट बियर्ड मेरे पिताजी, तो मेरे छोटे भाई और बाकी के जितने भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हैं, सब लोगों ने मुझे एक परिवार की तरह समझा। तो हाँ, मैं पैदा होना डिजर्व करता था और ये जवाब मेरे लिए काफी है। अब मेरी जिंदगी में कोई भी पछतावा नहीं है। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ छोटे भाई। नहीं, तुम नहीं मर सकते, झूठ मत कहो। नहीं छोटे भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और धीरे धीरे लूफी के कान के पास आकर कहता है, लूफी, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, पर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या यहाँ के सभी लोगों को तुम मेरे लिए एक चीज बता सकते हो क्या? मैं इन सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, तुम्हारा और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे से एक आदमी को प्यार करने के लिए। पॉप्स, और तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए। और ये बोलकर एस हंसने लगता है क्योंकि अब इसे जिंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं रह गया है। एस ने अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत की। एस को व्हाइट बियर्ड जैसा एक पॉप्स मिला, लूफी जैसा एक छोटा भाई मिला और बहुत सारे कॉमरेड्स भी मिले जो कि इसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और एस की ग्रिप धीरे धीरे छूटने लगती है और एस की आंखों में रोशनी जाने लगती है। एस कुछ देख नहीं पाता और धीरे धीरे करके एस नीचे गिर जाता है। लूफी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी आखिर यह हुआ क्या। लूफी का भाई एस अब मर चुका है और एस मरते मरते भी स्माइल कर रहा होता है और एस की मौत पर लूफी बहुत ज्यादा रोता है। RIP लेजेंडरी पायरेट एस। तो गाइस, अब एस मर चुका है और लूफी एस को देखकर बहुत ज्यादा रोता है। लूफी की आंखों के सामने ही एस को मार दिया गया और कुछ कर भी नहीं पाया। लूफी एस के साथ बिताई हुई अपनी बचपन की मेमोरीज को याद करता है। जब एक बार लूफी रो रहा था तो एस यहाँ पर आकर लूफी को मारकर कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा? हाँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। और इस सोचने के बाद लूफी और भी ज्यादा रोने लगता है। हम गार्प को देखते हैं जो कि रो रहा है और गार्प को याद आता है कि कैसे गोल्डी रॉजर ने इसे कहा था कि मेरे बच्चे की रक्षा करना। और अपनी वाइफ के मरने के बाद गोल्डी रॉजर ने एस को गार्प के हवाले सौंप दिया था, पर गार्प एस को बचा नहीं सका, बस खड़ा खड़ा देखता ही रह गया।
भाई इतना गाली देने का मन कर रहा है भाई इस गार्प को, किसी काम का बंदा नहीं है ये। बचपन से ही एस और लूफी एक दूसरे को भाई मानते थे, हालांकि इनका खून का रिश्ता नहीं था लेकिन सगे भाई से कम नहीं थे। सभी लोग देखते हैं कि एस मर चुका है, ये देखकर सभी को बहुत दुख होता है। मार्को भी एस की मौत पर रोता है, पर व्हाइट बियर्ड कुछ नहीं कहता, बस एक जगह पर खड़ा रहता है क्योंकि ये सभी लोग एस को बचाने के लिए ही यहाँ पर आए थे और अब एस ही मर चुका है। यहाँ पर साबाओडी में सभी लोग इस सीन को देखते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि पोर्टेगस डी एस की मौत हो चुकी है। लूफी गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है और सोच रहा है कि इसकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लूफी का दिमाग फटने लगता है और रोते रोते ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर इवानकोव डरने लगता है कि शायद लूफी मर सकता है, लूफी अभी खतरे में है, उसकी बॉडी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकती है। तभी अकाइनो यहाँ पर आ जाता है, लावा के अंदर से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है रॉहेट लूफी, अब तुम्हारी बारी है। और लूफी को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। जिम्बे लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर भी जिम्बे लूफी से बहुत ज्यादा दूर है और तभी मार्को यहाँ पर आकर अकाइनो के पंच को रोक देता है। मैं इसके छोटे भाई को मरने नहीं दे सकता। तभी जिम्बे यहाँ पर आकर लूफी को संभालता है। जिम्बे लूफी को लेकर यहाँ से जल्दी भागो और जिम्बे लूफी को उठाकर यहाँ से भाग जाता है। इसकी आत्मा लूफी की बॉडी में जिएगी। सुनो सभी लोग, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, हम लोग लूफी को कुछ भी नहीं होने दे सकता। भी अकाइनो मार्को पर एक पंच मार देता है और इसे दूर फेंक देता है और लूफी के पीछे दौड़ने लगता है। रॉहेट लूफी, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। अकाइनो सर जी अपने पीछे देखिए। अकाइनो रुक जाता है क्योंकि इसे अचानक से ही बहुत डर लगने लगता है और जैसे ही घूमकर पीछे देखता है तो इसके पीछे यमराज यानी कि इसकी मौत खड़ी है। व्हाइट बियर्ड अकाइनो के पीछे आ जाता है। व्हाइट बियर्ड अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को इकट्ठा करता है और दबा के एक पंच मारता है अकाइनो के ऊपर। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि अकाइनो की बॉडी शेप ही चेंज हो जाती है। अकाइनो का सर चपटा हो जाता है पर इसके बाद भी अकाइनो नहीं मरता है। अकाइनो की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अभी तक मर जाता, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी डेविल फ्रूट की ताकत बहुत ज्यादा है। व्हाइट बियर्ड एक और बार अकाइनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर अकाइनो यहाँ से हट जाता है। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है पर व्हाइट बियर्ड एक ही हाथ से अकाइनो को बहुत ज्यादा पीटता है और अकाइनो नीचे गिर जाता है। व्हाइट बियर्ड एक बहुत खतरनाक पंच करने के लिए अकाइनो की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन व्हाइट बियर्ड का अटैक अकाइनो की बॉडी में उतरने से पहले ही अकाइनो अपनी पूरी बॉडी को लावा में चेंज कर देता है, हेल हाउंड, और इसके अंदर जितनी भी खतरनाक लावा थी उसका यूज करके व्हाइट बियर्ड पर हमला करता है। अकाइनो का पंच व्हाइट बियर्ड के पंच से ज्यादा तेज था और व्हाइट बियर्ड के सीने के अंदर अपने हाथ को घुसाकर व्हाइट बियर्ड की बॉडी के अंदर दूसरा छेद कर देता है। इसके मुंह और बॉडी से खून निकलने लगता है और व्हाइट बियर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। व्हाइट बियर्ड बस एस के बारे में सोच रहा है, इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ नहीं कहता, बस एस के बारे में सोचता जा रहा है। एस कैसे इसे पुकारता था पॉप्स कहकर, कैसे इसकी टीम को ज्वाइन किया, इसकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, कैसे पॉप्स यानी कि व्हाइट बियर्ड को अपने पिताजी के समान मानता था और कैसे एस व्हाइट बियर्ड की आंखों के सामने ही मर गया और ये कुछ नहीं कर पाया। व्हाइट बियर्ड, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। तभी व्हाइट बियर्ड अकाइनो का कॉलर पकड़ लेता है। अकाइनो खुद को छुड़ा नहीं पाता और व्हाइट बियर्ड इसे आसमान में फेंक देता है और जब अकाइनो नीचे गिरने लगता है व्हाइट बियर्ड अपने हाथों में ट्रिमर डेविल फ्रूट की ताकत को इकट्ठा करता है और अकाइनो को एक खतरनाक हिट मारता है। ये हिट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अकाइनो की हड्डियां भी टूट जाती हैं और इसके पीछे जितना भी प्लेटफॉर्म बचा था वो सब टूट जाता है। पीछे जितने भी घर, जितने भी शहर, जितनी भी जमीन थी सब कुछ बीच में से टूट जाती है। यहाँ तक कि नेवी का हेडक्वार्टर भी टूट जाता है। जमीन दो हिस्सों में बट जाती है और अब नेवी के ऑफिसर्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच में जमीन बट चुकी है। व्हाइट बियर्ड उस तरफ है जहाँ पर नेवी के सोल्जर्स मौजूद हैं और दरार के दूसरी तरफ है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। इन सभी के भागने के लिए व्हाइट बियर्ड जानबूझकर इस रास्ते को बनाता है और अकाइनो नीचे खाई के अंदर गिर जाता है पर इसके बाद भी अकाइनो की मौत नहीं होती है। ये देखकर सेनगोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। व्हाइट बियर्ड, तुम्हें इतनी ताकत कैसे बची हुई है? तुम तो मरने वाले हो। तुमने मेरी असली ताकत अभी तक देखी कहाँ है? सेनगोकू, आ जाओ मेरे साथ लड़ो। सारे ऑफिसर्स व्हाइट बियर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी व्हाइट बियर्ड डटा हुआ है। व्हाइट बियर्ड खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है ताकि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की जान बचा सके और मार्को ये देखकर रोने लगता है पर खुद को संभाल कर चिल्लाकर कहता है, तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से रिट्रीट करो। अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाते तो पॉप्स का सेक्रीफाइस जाया हो जाएगा और सभी लोग बे की तरफ जाने लगते हैं। जिम्बे लूफी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और सभी पायरेट्स के जाने के बाद भी मार्को यहीं पर रहता है व्हाइट बियर्ड की हेल्प करने के लिए। और इस वक्त व्हाइट बियर्ड एक साथ 1 लाख सैनिकों के साथ लड़ रहा है और अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को मारता जा रहा है। और तभी ब्लैक बियर्ड यानी कि मार्शल डी टैक यहाँ पर आ जाता है और ब्लैक बियर्ड यहाँ पर अकेला नहीं है, इसके साथ इसके न्यू क्रू मेंबर्स भी आ चुके हैं। पहला क्रू मेंबर सॉन जुआन वुल्फ जिसे जायंट बैटलशिप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मेंबर अवालोप किजारो जिसे ये लोग करप्ट किंग भी कहते हैं। तीसरा मेंबर बस्को शॉट जिसे द ग्रेट ड्रिंकर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कैटरीना डी वॉन जिसका दूसरा नाम है नाइट हंटर और इसके बाद है शिरयू द ग्रेट लायन जो कि एम्पल टाउन की जेल के अंदर था। ब्लैक बियर्ड का पूरा क्रू यहाँ पर आ चुका है। ये सभी लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं। ब्लैक बियर्ड चिल्लाकर कहता है, तुमने इतने समय बाद हमें नोटिस किया? हाँ पॉप्स, पॉप्स अब मर रहे हो क्या? ये देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ब्लैक बियर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस सीरीज का 48th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 23 के लाइक्स। और गाइज प्लीज जाने से पहले इसको श्रद्धांजलि देकर जरूर जाइएगा। RIP एस। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगले पार्ट में।